तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के पढ़ते क्या कहता है, आरएसटी लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट जेड थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। तो आरएसटी लिमिटेड कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट जेड मैन्युफैक्चर करती है। कुछ होता होगा हमें क्या, थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, मतलब ये प्रोडक्ट जेड बनाने के लिए दो प्रोसेसेस लगते हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, मतलब प्रोसेस 2 में फाइनली सारा काम होने के बाद वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली हमारी इसका मतलब रॉ मटेरियल से शुरुआत होती होगी, ये प्रोसेस 1 में जाता होगा, प्रोसेस 1 में जो भी काम होता है वो होता होगा, फिर प्रोसेस 1 से आउटपुट हमारा प्रोसेस 2 में चला जाता होगा, फिर वहां पे जो भी काम होता है वो होता होगा, और अल्टीमेटली ये यहां से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाता होगा। ये आपसे कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो आपको फिनिश स्टॉक का अकाउंट भी बनाना है। तो इस पे एक हाईलाइट मार देता हूं मैं, प्रोसेस अकाउंट बनाना तो आपके लिए नॉर्मल है, अब इसी में फिनिश स्टॉक का अकाउंट या फिनिश गुड्स का अकाउंट भी अगर वो आपसे मांग रहा है तो वैसे तो बना सकते हो, आप बना सकते हो, कोई नई चीज नहीं है, आप पहले भी बना चुके हो, बट कोई बात नहीं, यहां पे हम लोग दोबारा से एक बार बना के देख लेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो दोनों प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी उसने आपको, है ना, दोनों में मतलब रॉ मटेरियल यूज भी बताया कि कितने यूनिट्स हमने इस्तेमाल करे, फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी बताया उसने। यहां पे उसने रॉ मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी प्रोसेस 2 में। क्यों नहीं दी, क्योंकि प्रोसेस 1 का ही बेसिकली आउटपुट प्रोसेस 2 में जाता होगा। तो आप ऐसा समझ लो कि प्रोसेस 1 का आउटपुट जो भी होता है वो प्रोसेस 2 के लिए रॉ मटेरियल बन जाता होगा। ठीक है जी, ओके। फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश स्टॉक, तो कह रहा है आपसे कि प्रोसेस 1 से 7050 यूनिट्स बेसिकली आपके ट्रांसफर हुए अगले प्रोसेस में, और प्रोसेस 2 से 6525 यूनिट्स ट्रांसफर हुए फिनिश गुड्स में। ध्यान रखना, बड़े केयरफुली चीजों को पकड़ के चलना। हमने इनपुट कितना किया हुआ प्रोसेस 1 में, 7500 यूनिट, 7500 यूनिट्स का हमने इनपुट किया है, लेकिन इसमें से आउटपुट कितना निकल पा रहा है, 7050 यूनिट्स, राइट। अच्छा, ये 7050 यूनिट्स बेसिकली प्रोसेस 2 में जा रहे होंगे, और प्रोसेस 2 से फिर ये कितना आउटपुट निकल पा रहा है इसमें से 7050 में से 6525 यूनिट्स का। ठीक है, तो पूरी साइकिल आपको आई होप सो क्लियर हो रही होगी। फिर आपसे वो कह रहे हैं नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट्स, कहता है इनपुट का नॉर्मल लॉस का क्या परसेंटेज है, प्रोसेस 1 में 5% है, प्रोसेस 2 में 10% है। फिर कहता है डायरेक्ट वेजेस 1,35,750 प्रोसेस 1 में, 1,29,250 प्रोसेस 2 में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस दे रहा है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी वो आपको एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस दे रहा है। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कह रहा है प्रोसेस 1 में है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और प्रोसेस 2 में 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन केस ऑफ प्रोसेस 1 एंड 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन केस ऑफ प्रोसेस 2। एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट कह दिया 12.5 प्रोसेस 1 में एंड 37.5 आपके प्रोसेस 2 में। 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ कॉस्ट। तो हमारा जो आउटपुट निकला कितना निकला था, 6525 यूनिट्स का आउटपुट निकला था। इसमें से 6000 यूनिट्स हमने फिनिश गुड्स में से बेच दिए 15% ऑन कॉस्ट के प्रॉफिट मार्जिन पे। अज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं है भाई। ठीक है जी, नहीं है, वेरी गुड। तो आपको देखो क्वेश्चन ने मांगा क्या आपसे, वैसे तो उसने आपसे प्रोसेस 1 अकाउंट मांगा है, प्रोसेस 2 अकाउंट मांगा है, और फिनिश स्टॉक का अकाउंट मांगा है। ठीक है, तो ठीक है, कितने यूनिट्स बिक गए ये तो उसने बता दिया, ये हमारे लिए फिर भी काम का है क्योंकि इसकी पोस्टिंग हमारे फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स के अकाउंट में होगी। बट कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, ये अगर वैसे देखा जाए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इररेलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ने इससे रिलेटेड कोई अकाउंट वगैरह मांगा ही नहीं है, इसका यहां पे कोई रेलिवेंस नहीं है। बट फिर भी हम इससे क्या करेंगे, अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का कुछ स्टेटमेंट बना के अपना प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको करवा दूंगा। इंस्टीट्यूट ने भी क्या हुआ है, हो सकता है वो अपने क्वेश्चन में लिखना भूल गए हो कि ये भी काम करना है, बट उन्होंने सोल्यूशन में जरूर कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, मेरा ये मानना है कि वो क्वेश्चन में लिखना भूल गए बस उसको। ठीक है, कोई नहीं, समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, तो अभी थोड़ी देर में और समझ आ जाएगा।
पहले तो अब अपना घिसा पिटा काम करो लास्ट क्लास का। आओ, तो एक हमें बनाना है प्रोसेस वन अकाउंट। तो फ्रेश पेज से आप सवाल स्टार्ट करना और 2 पेजेस समझ लेना कि 2 पेजेस में आपको आपका मेन आंसर लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते वक्त, अकाउंट बनाते वक्त हमें बीच बीच में कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी, वो हम वर्किंग नोट्स पे करेंगे। तो वर्किंग नोट्स आप आफ्टर 2 पेज लास्ट में करना। ठीक है, तो आप मान लो कि आपको बेसिकली 4 खाते बनाने हैं, इसके लिए आपको 2 पेजेस की रफली जरूरत पड़ेगी। अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो तो फिर हो सकता है आपका 2 से थोड़ा कम पेजेस में हो जाए, राइट। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जजमेंट ले लेना, समझना है तो कम से कम आप 2 पेजेस छोड़ ही देना। चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं प्रोसेस वन अकाउंट। चलिए, तो ये है डेबिट साइड, यहां पे आता है यूनिट्स, यहां पे आता है टोटल कॉस्ट, यहां पे यूनिट्स, यहां पे टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो अब इंफॉर्मेशन देखते हैं और लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले उसने रॉ मटेरियल की कॉस्ट बोली, तो मैं मटेरियल लिख लेता हूं। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट हो गई। तो कितने यूनिट्स हमने इनपुट करे हैं? 7500 यूनिट्स। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? 7500 यूनिट्स है और पर यूनिट कॉस्ट उसने 60 रुपीज की दे रखी है। चलिए, तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 4,50,000। फिर इसके अलावा डायरेक्ट वेजेस हैं। तो डायरेक्ट वेजेस में तो यूनिट्स में तो कुछ नहीं आता और रुपीज में वेजेस है 1,35,750। ठीक है सर। फिर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यूनिट्स में तो कुछ नहीं आएगा और ये एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस दे रखा है। तो डायरेक्ट वेजेस है 135,750 के और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने बोल रखा है 60%, इसका 60%। तो ये कितना आ गया यार? 81,450। बिल्कुल सेम वे में आपको एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दे रखा है, ये भी एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस दे रखा है। तो 135,750 का 20%, का 20%, तो ये आ रहा है 27,150। ठीक है सर, यस। चलिए, और इसके अलावा यहां पे अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ। ये क्रेडिट साइड है आपकी। तो यहां सबसे पहले ले लेते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो कितने यूनिट्स है नॉर्मल लॉस के? कितने यूनिट्स है नॉर्मल लॉस के? तो उसने 5% ऑफ इनपुट्स बोला था, तो 7,500 यूनिट्स का 5%। तो ये कितना आ गया? पहले इतना लिख लेते हैं, 7,500 का 5%, ये आ गया 375। और यहां पे हम रुपीस में क्या लेते हैं? अगर हमारे लॉस का कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह होता है तो उसका जो भी रियलाइजेबल वैल्यू निकलता है वो हम लोग यहां पे लिख देते हैं। तो इनटू कितने रुपए दे रखा है? 12.5। 12.5। तो ये कितना आ रहा है? 375 इंटू 12.5, तो ये आ रहा है 4687.5। तो चाहे तो इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक मिनट देना। चलिए, 4688। अच्छा, और क्या बताया उसने? फिर उसने ट्रांसफर बताया कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया, थोड़ी 3 लाइनें करीब छोड़ के फिर लिखना बाय प्रोसेस टू अकाउंट। तो कितने यूनिट्स हमने ट्रांसफर करे हुए हैं? 7,050 यूनिट्स। ये तो सवाल ने बता रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, ये तो हमको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसकी कैलकुलेशन ही पे हमने फोकस किया था लास्ट क्लास में। यही कैलकुलेशन हमने बेसिकली सीखी थी इन द लास्ट क्लास। तो करें फटाफट से। चलो, बिफोर मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आऊं, जरा एक बार यूनिट्स के कॉलम का टोटल करना। तो हमें पता है कि दोनों साइड का टोटल 7,500 ही आना चाहिए। यस सर, आना चाहिए।
लेकिन आ नहीं रहा। क्रेडिट साइड का टोटल कुछ शॉर्ट आ रहा है। कितने यूनिट से शॉर्ट आ रहा है सर? तो ये आ रहा है 75 यूनिट से शॉर्ट आ रहा है। तो अगर यहां 75 यूनिट्स का क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, तो आपने रिवीजन कर रखी होगी लास्ट क्लास की। क्या आप समझ गए कि ये क्या चीज है? ये है बच्चों अब नॉर्मल लॉस। तो मैंने इसलिए इसको लाल पेन से लिख दिया क्योंकि एक अब नॉर्मल नेचर का लॉस है। ब्रैकेट में लिख लेते क्लैरिफिकेशन के लिए, ये मैंने ले लिया एज बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बस दो चीजें निकालनी है, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू और प्रोसेस टू अकाउंट में जो ट्रांसफर हो रहा है आउटपुट उसकी वैल्यू। और दोनों के लिए हमको चाहिए होता है कॉस्ट पर गुड यूनिट। यही हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो आप अपनी वर्किंग नोट में आ जाना। तो मैंने आपको बोला था वर्किंग नोट के लिए आप 2 पेज छोड़ देना, तो 2 पेज बाद आप लास्ट में वर्किंग नोट में आ जाना। मैं यहां साइड पे कर लेता हूं वर्किंग नोट, ठीक है। तो फर्स्ट वर्किंग नोट पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर प्रोसेस 1। तो कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालो क्विकली, कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो एक काम करते हैं, इसमें डेबिट साइड का रुपीस का भी टोटल कर लेते हैं क्योंकि उसकी हमें अभी आवश्यकता पड़ने ही वाली है। उसका टोटल करके छुट्टी करते हैं। तो टोटल सर आ रहा है, टोटल आ रहा है 6,94,350। चलो 6,94,350। तो यहां पे आ जाते हैं वापस से। तो न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? नेट कॉस्ट, है ना, नेट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो टोटल कॉस्ट वैसे हुई है 6,94,350 की, लेकिन इसमें से हमने बोला जो नॉर्मल लॉस से हमें पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 4688। तो ये जो 4688 रुपीस मिल रहा है, ये हमारी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। तो ये मेरी नेट कॉस्ट हो गई प्रोसेस की। और नीचे ले लेते हैं गुड यूनिट्स। तो गुड यूनिट्स कितने आ जाएंगे? 7,500 माइनस 375, है ना, यानी टोटल इनपुट माइनस आपका नॉर्मल लॉस। तो ये मेरा न्यूमरेटर आ गया। आओ इसी को बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 6,89,662 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 7,500 माइनस 375, ये आ रहा है 7,125। दैट इज कितना आ गया ये? तो ये बच्चों आ रहा है 96.7947 ले लेते हैं। 476666 करके आ रहा है, तो 47 ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि यहां पे हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया करेंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, राइट। अब आ जाओ, अपनी निकाल लो नेक्स्ट कैलकुलेशन में वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आए थे 75 यूनिट्स, और पर यूनिट की कॉस्ट मैंने निकाल ली 96.7947। सिमिलरली हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1। तो आउटपुट आया हमारा 7050 यूनिट्स था ना, 7050 यूनिट्स, और इसको भी करेंगे इंटू 96.7947। चलिए तो निकाल लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 7259.6 आ रहा है। तो मैं 7260 ले लूं क्या? यस सर ले लो। और ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है, मेरे अकाउंट का टोटल कितना आया था? 694,350। 10। तो ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। थोड़ा राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं स्मार्टली। मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि इसमें थोड़ा स्मार्ट वे में हमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मिलाना है। तो अगर हम बिल्कुल अपने पुराने घिसे पिटे स्टाइल से राउंड ऑफ करेंगे कि 0.5 या उससे ऊपर आया तो ऊपर कर लो, उससे कम आया तो नीचे कर लो, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे टोटलिंग में 1-2 रुपए का उसकी वजह से फर्क आने लग जाएगा। तो ताकि ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा स्मार्ट वे में राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे हमने स्मार्ट वे में राउंडिंग ऑफ करी। फॉर एग्जांपल यहां पे 682,402.635 करके आ रहा था। तो वैसे हम अपना पुराना दिमाग लगाएंगे तो 403 मुझे करना चाहिए था, बट मुझे पता लग गया, मैंने देख लिया अभी कि 403 करूंगा तो 1 रुपया थोड़ा, मतलब 1 रुपए का कुछ डिफरेंस आ जाएगा हमारे टोटल में। इसलिए मैंने इसको थोड़ा 1
नीचे राउंड ऑफ कर दिया। चलो आओ, तो 7260 यहां पे आ गया, इसको लिख लेते 7260 और इसका आया था 682402। तो अब अगर आप एक बार चेक करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल मुझे पता है कितना आना चाहिए, क्रेडिट साइड का टोटल 694350 आना चाहिए। तो अब अगर आप एक बार चेक करोगे तो आपका टोटल ये आ जाएगा। मैं एक बार जस्ट चेक कर रहा हूं, 694350, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 402 रहने दिया, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, 7260 को 7259 ले लो और 682402 को 682403 ले लो, मतलब ₹1 ऊपर नीचे चलता है, आप कैसे भी राउंड ऑफ कर लो। इंश्योर बस इतना करना है कि हमारा टोटल एग्जैक्टली मैच हो जाए, दोनों साइड का, यूनिट्स का भी टोटल का भी और टोटल कॉस्ट का जो कॉलम है उसका भी टोटल, ठीक है। दोनों टोटल हमारे मैच होने चाहिए। चलो ये हो गया, यस सर। अगर ये हो गया तो अब हम अपना प्रोसेस 2 का अकाउंट बना सकते हैं। तो ये यूनिट्स, डेबिट साइड, यहां भी यूनिट्स और रुपीस और क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम मैं करता हूं, क्रॉस पोस्टिंग, प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर होके आया उसको यहां पे ट्रांसफर करके छुट्टी करता हूं। तो 7050 यूनिट्स है और 682402 की कॉस्ट है। चलो जी, ठीक है। अब इसकी अपनी जो कॉस्ट है प्रोसेस 2 की, वो लेना शुरू करो। तो मटेरियल की तो कोई कॉस्ट नहीं है ना, क्योंकि हमने सारा इनपुट प्रोसेस 1 से ले रखा है। इसके अलावा फिर डायरेक्ट वेजेस है, वो ले लो, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितने आ रहे हैं, 129,250 यहां पे, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे भी क्या है, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 129,250 का कितना परसेंट है, 65%। तो ये कितना आ गया, तो 84,012.5। ओहो, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो कैसे भी कर लो इसको, 84,013 ले लो चाहे तो इसको, ठीक है। और क्या दे रखा है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं, तो ये भी परसेंटेज में दे रखा है ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का कितना है, 15% है। इसको नीचे कर लेंगे राउंड ऑफ, ये भी 0.5 में आ रहा है, तो 19387 ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अकाउंट को। चलिए अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लो, कितना दे रखा था, 10%, है ना। यानी 7050 जो मैंने यूनिट्स इनपुट करे, इसका 10% ये मेरा नॉर्मल लॉस है। तो ये आ गया 705, ठीक है। और साथ साथ रुपीस में इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 37.5। तो इंटू 37.5, ठीक है। तो ये आ गया 705 और 705 इंटू 37.5, ये आ गया, ओहो फिर से पॉइंट्स में आ रहा है, 26438, 26438 ले लिया हमने, ठीक है जी। चलो और क्या दे रखा है, फिर उसने फिनिश गुड्स में बता रखा है कितना गया। तो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, उसने फिनिश स्टॉक बोला था तो मैं वही बोल देता हूं, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 6525 यूनिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी वैल्यू फिलहाल मुझे नहीं पता। चलो आओ, तो सबसे पहले जरा यूनिट्स का कॉलम चेक करो। सबसे पहले यूनिट्स का कॉलम जरा चेक करना, आपके कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। एक बार जरा क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो कितना आ रहा है।
तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7230, जबकि डेबिट साइड की यूनिट्स का टोटल है 7050। तो इसका मतलब अब मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर बच रहा है, इधर, चलो है ना। तो 7230 ये मेरा टोटल है। तो मेरा बैलेंस कितना बच रहा है? व्हाट इज द बैलेंस? ये बच रहा है 180 यूनिट्स, 180 यूनिट्स। तो डेबिट साइड पे अगर बैलेंस बच रहा है यूनिट्स का, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगेन रिवाइज किया है ना आप लोगों ने, अब नॉर्मल गेन। तो ये मेरा अब हो गया अब नॉर्मल गेन। रुपीज में कितना लूंगा ये अभी मुझे निकालना पड़ेगा, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई पहले हमको, इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई। चलो आओ जी, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं जरा, और प्रोसेस 2 के लिए अब यहां पे बात करेंगे, प्रोसेस 2 के लिए। तो पहले आप निकालो कॉस्ट पर गुड यूनिट, कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो सारा कॉस्ट का टोटल आ कितना रहा है, एक बार जोड़ लेते हैं सबको। 682,402 प्लस 129,250 प्लस 84,013 प्लस 19,387। तो देखो टोटल आ रहा है 915,052। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 26,438, डिवाइड करेंगे गुड यूनिट से। गुड यूनिट्स का क्या मतलब होता है? इनपुट्स यानी 7,050 माइनस नॉर्मल लॉस यानी 705। चलिए तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो न्यूमरेटर में आ रहा है 888,614 और डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है? 6345। तो टोटल कितना आ गया, मतलब सॉरी इसका आंसर कितना आ गया? तो आ रहा है यह आंसर कितना? 140.049, फिर 48 करके कह रहा है वो 48, तो मैं इसको 5 ले लेता हूं। ठीक है, समझ आ रही है ना मैं कैसे राउंड ऑफ कर रहा हूं? मैं एक बार वापस से चेक कर रहा हूं। 495, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी कॉस्ट पर गुड यूनिट आ गई। तो देयरफॉर अब नॉर्मल गेन कितने का आ जाएगा? अब नॉर्मल गेन तो 180 यूनिट्स आए थे शायद अब नॉर्मल गेन के। अब नॉर्मल गेन के कितना आए थे यूनिट्स? 180। यस 180 इंटू रुपीज 140.0495। सिमिलरली वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक ट्रांसफर्ड, ये कितना आ जाएगा? तो ये कितने यूनिट्स आए थे? 6525 इंटू 140.0495। चलिए देख लेते कितना आ गया ये। तो ये आ रहा है 25,209 ले लेते हैं इसको, और ये आ रहा है 6525 इंटू 140.0495। तो ये भी आ रहा है 91382। कितना लें जरा, अभी 823 ले लेना और फिर रिवाइज कर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, पड़ सकती है जरूरत। 9 और 8 17, 2 और 3 5 7 12, 12 और 3, ओ सॉरी 3 लेना था ना। 3 और 8 11 और 2 3 5 7 12, 12 और 9 11। ठीक है, आ जाएगा मेरे ख्याल से, मैच कर जाएगा। ये फिगर ले लोगे तो आई थिंक दिस विल मैच। चलो तो अब नॉर्मल गेन आया 25,209 का, डाल देते हैं यहां पे, ग्रीन पेन से लिख रहे थे तो 25,209। और ये कितना आया था सर? ये आया था 913,823 है ना, 823 लिया था। तो फटाफट से मैं एक बार, मेरे ख्याल से मैंने जो ऊपर ऊपर से देखा तो मुझे लग रहा है मैच हो जाना चाहिए एकदम एग्जैक्टली। तो मैं वो चेक कर लेता हूं। तो देखो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 9,40,261, और मेरे ख्याल से क्रेडिट का भी टोटल यही आ जाना चाहिए।
9,40,261 डन। चलिए देख लो इसको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आई होप सो। पहले तो यस सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसने बोला था कि आप फिनिश स्टॉक का भी अकाउंट बना के दिखाओ, फिनिश स्टॉक का अकाउंट। तो क्या करूं, पहले मैं एक काम करता हूं, पहले फिनिश स्टॉक का अकाउंट बना लेता हूं, या हाँ पहले फिनिश स्टॉक का अकाउंट बना देता हूं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखा देता हूं। या एक काम और कर सकते हैं, क्वेश्चन ने मांगा नहीं बट आपके रिवीजन के लिए एक काम मैं करता हूं, हम लोग पहले ना नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन के खाते बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, साथ साथ हमारा रिवाइज हो जाएगा, फिर हम लोग फिनिश स्टॉक और पीएनएल जो भी है वो मैं बनवा दूंगा आपसे। तो पहले आप ये बना लो, क्वेश्चन ने नहीं मांगा तो वैसे आपको जरूरत नहीं है करने की, बट मैं आपको बस रिवाइज करवाना चाह रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे ये 3 अकाउंट बनाने होते हैं, तो उसी को बस एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूं, इसलिए बस बनवा रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, एक मिनट दो भाई, ये क्या हो गया। तो अब नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट, और सिमिलरली एक अब नॉर्मल गेन का अकाउंट, ठीक है। तीनों अकाउंट एक साथ बना लेते हैं, तो आपका क्या है कि एक बार बढ़िया सी रिवीजन हो जाएगी तीनों की। और इसलिए मैंने इस सवाल को 100% भी मार्क करवाया था आपको, है ना। जब आप अपने रजिस्टर से इसको रिवाइज करोगे तो एक ही सवाल में आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा एक साथ, सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद तो फिर अब आपको बस एक WIP वाला पार्ट सीखना है अगले कॉन्सेप्ट में, राइट। चलिए शुरू करें। तो पहले मैं नॉर्मल लॉस की पोस्टिंग कर लेता हूं। तो नॉर्मल लॉस की पोस्टिंग तो दोनों अकाउंट से आएगी, प्रोसेस 1 अकाउंट से भी आएगी, प्रोसेस 2 अकाउंट से भी आएगी। चलिए, तो प्रोसेस 1 अकाउंट से कितना आएगा, 4688। और एक काम करो, यहां पे यूनिट्स भी लिख लो, साथ साथ यूनिट्स भी लिख लेते तो मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं, ये यूनिट्स, ये रुपीस, यहां पे भी यूनिट्स और रुपीस, ठीक है। यूनिट्स और रुपीस पूरा सब कुछ ही हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। तो कितने यूनिट्स आए थे सर प्रोसेस 1 से, 375, ठीक है। और प्रोसेस 2 से सिमिलरली कितने यूनिट्स आए हैं, 705, जिसकी कितनी वैल्यू ली थी हमने, 26438, ठीक है। अब सिमिलरली अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन की भी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो प्रोसेस 1 में तो अब नॉर्मल लॉस था, राइट। तो प्रोसेस 1 अकाउंट, या इस पे भी सेम काम करेंगे, यूनिट्स भी ले लेंगे, साथ साथ यूनिट्स भी लिखते हुए चलते हैं। या यूनिट्स हो गया, ये रुपीस हो गया, यूनिट्स रुपीस। चलिए, तो 2 प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 अकाउंट में हमने लिया था अब नॉर्मल लॉस 75 यूनिट्स और 7260, और अब नॉर्मल गेन में भी आ जाते हैं बाय, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, और यहां पे भी यूनिट्स और रुपीस, ठीक है। दोनों चीजें ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहां आ गया बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। वन 180 यूनिट से 25,209 था, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ प्रोसेस अकाउंट से उठा के पोस्टिंग करी, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा प्रोसेस 1 को एक बार डील कर लेंगे, फिर हम सिमिलरली प्रोसेस 2 वाले को भी डील कर लेंगे। मतलब अब नॉर्मल लॉस को पहले डील कर लेते हैं, फिर अब नॉर्मल गेन को डील कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब नॉर्मल लॉस में क्या होगा, जो अमाउंट रियलाइज होगा वो हम क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। तो बाय अमाउंट रियलाइज्ड, बाय अमाउंट रियलाइज्ड ऐसे करके लिख लेते हैं। तो कितने यूनिट्स रियलाइज हो रहे हैं हमारे को, 75 यूनिट्स पूरे रियलाइज हो रहे हैं, है ना। तो 75 इंटू कितने रुपए था प्रोसेस 1 में,
12.5, 12.5, तो 75 इंटू 12.5, तो 937.5 करके आ रहा है, तो मैं इसको 938 लिख देता हूं। ठीक है, 938 हो गया। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कहां डाल देंगे? कॉस्टिंग पीएनएल में। उसको कहां डाल देंगे सर? कॉस्टिंग पीएनएल में, है ना? चलो जी, तो फटाफट से निकाल लेते कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो 7260 माइनस 938, तो ये बच रहा है बच्चों 6322, 6322। ठीक है जी, यहां तक हो गया। तो अब नॉर्मल लॉस वाला अकाउंट क्लियर हो गया। अब जरा अब नॉर्मल गेन पे आ जाना। अब नॉर्मल गेन पे हमने क्या सीखा हुआ था? हम बोलते थे कि अब नॉर्मल गेन के जो यूनिट्स की सेल वैल्यू है या रियलाइजेबल वैल्यू है, उसको हम नॉर्मल लॉस से एडजस्ट करते थे। यही करते थे। तो यहां पे डेबिट साइड पे क्या लिखते थे? टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस, यही करते थे। तो ले लेते हैं इसको 180 इंटू, अब प्रोसेस 2 का लेना। प्रोसेस 2 का कितना है आपका रियलाइजेबल वैल्यू? 37.5। चलिए तो देख लेते कितना आ रहा है। 6750, 6750। क्लियर? हाथ के हाथ इसको नॉर्मल लॉस में क्रॉस पोस्ट भी कर लेते हैं। तो बाय अब नॉर्मल गेन, तो कितने यूनिट्स लिए थे? 180 यूनिट्स, है ना? और कितनी वैल्यू आई थी 180 यूनिट्स की? 6750। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले अब मैं क्या करता हूं, मैं अब नॉर्मल गेन के अकाउंट को क्लोज कर लेता हूं। तो बैलेंसिंग फिगर को कहां डालते हैं इसमें हम लोग? वही कॉस्टिंग पीएनएल में। तो कॉस्टिंग पीएनएल में हम डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो 25209, टोटल यहां पे 180, इसका भी टोटल 25209 आना चाहिए और 180। तो 25209 माइनस 6750, तो बैलेंसिंग फिगर बच गया कितना? 18459, 18459। चलो जी आगे बढ़े। तो अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, खाता खत्म। अब लास्टली नॉर्मल लॉस को क्लोज कर लेते हैं, है ना? तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय जो भी रियलाइज हो रहा है अमाउंट, अमाउंट रियलाइज्ड। अच्छा, कितने यूनिट्स रियलाइज हो रहे होंगे? कितने यूनिट्स रियलाइज हो रहे होंगे? ब्रैकेट में लिखता हूं मैं। प्रोसेस 1 में तो पूरे 375 यूनिट्स रियलाइज हो रहे होंगे, लेकिन प्रोसेस 2 में हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? प्रोसेस 2 में अगर देखेंगे तो एक्चुअल लॉस कितने यूनिट्स का हो रहा है? जरा देखें एक बार, एक्चुअल लॉस कितने यूनिट्स का हो रहा है? 7050 माइनस 6525, तो एक्चुअल लॉस 525 यूनिट्स का हो रहा है, जबकि नॉर्मल लॉस हमने 705 यूनिट लिया था। तो हम लोग कितना ही अमाउंट रियलाइज कराएंगे? उतना ही तो रियलाइज कराएंगे जितना एक्चुअल लॉस है। भाई नॉर्मल लॉस अगर एक्चुअल लॉस से ज्यादा है तो मैं जितना एक्चुअली में लॉस हुआ उतना ही रियलाइज कराऊंगा। यही सीखा था हमने, यही सीखा था ना? तो यहां लिख देते प्लस 525। ठीक है, और दोनों की अलग अलग वैल्यू है, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी अलग अलग से करके ही दिखाना पड़ेगा। तो इसकी आई थी 12.5 प्रोसेस 1 में, और इसमें था 37.5। ठीक है, पहले कैलकुलेशन क्लियर कर लेना, कैलकुलेशन क्लियर कर लेना। तो यूनिट्स का टोटल देखें कितना आ रहा है? 900। ठीक है, तो पहले यूनिट्स का टोटल क्लोज कर दो 1080। ठीक है, और फिर मेमोरी फंक्शन का यूज करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। 370 इंटू 12.5, यह हो गया मेमोरी प्लस 525 इंटू 37.5 प्लस मेमोरी रिकॉल, तो 24375। तो ₹1 फालतू राउंड ऑफ कर देता हूं, है ना? अकाउंट का टोटल मैच हो जाएगा। ₹1 का फर्क आ रहा है ना, ड्यू टू वही राउंडिंग ऑफ, तो मैं ऊपर ₹1 राउंड ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, ताकि हमारा टोटल मैच हो जाए, नहीं तो ₹1 का फर्क आता रहेगा। तो 6750 प्लस 24376,
तो देखो टोटल आ रहा होगा 31,126। डेबिट साइड पे भी चेक कर ले, यही आ रहा है क्या, आना ही चाहिए वैसे 31,126। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला पार्ट वापस से एक बार रिकॉल करवा देता हूं, एक बार वापस से रिपीट कर लेता हूं, कभी आपको यहां पे कोई कंफ्यूजन अराइज होगी हो। तो देखो मैंने क्या किया, अगर मैं पहले प्रोसेस 1 की बात करूं, तो प्रोसेस 1 में अगर मैं बोलूं, तो प्रोसेस 1 में तो एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हुआ था, है ना, इसलिए मैंने पूरा नॉर्मल लॉस का यहां पे रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइज करवा दिया। मतलब एक्चुअल जब मैं बेचने गया नॉर्मल लॉस के यूनिट्स में मार्केट में, या जो भी है कबाड़ी वाले को बेचने गया, तो प्रोसेस 1 में तो क्योंकि एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हुआ ही था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा नॉर्मल लॉस की यूनिट बेच दिया। तो पहले तो प्रोसेस 1 में से मेरा जो है अमाउंट रियलाइज हो गया। फिर प्रोसेस 2 की जब बारी आई, तो मैंने देखा कि भाई देखो भाई 705 यूनिट का मैंने नॉर्मल लॉस किया है, मतलब मैंने जो एडजस्टमेंट की है नॉर्मल लॉस की 705 यूनिट के लिए की है। लेकिन एक्चुअली में जब मैंने झांक के देखा, तो मैंने एक्चुअली में देखा कि देखो 7,500 यूनिट मैंने इनपुट करे थे, जिसमें से आउटपुट आ गया है 6525 का। तो मैंने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस मैंने देखा कि एक्चुअल लॉस तो मेरा 525 यूनिट का ही हुआ है, ये मेरा एक्चुअल लॉस है 525 यूनिट्स का। तो जाहिर सी बात है, एक खुद ही सोच सकते हैं हम लोग कि अगर मेरा एक्चुअली में लॉस 525 यूनिट्स हुआ है, तो क्या मैं पूरे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बेच सकता हूं? बेचूंगा मैं, आप कितने 525 यूनिट ही तो बेचूंगा, 705 यूनिट कहां से बेचूंगा जब उतना लॉस ही नहीं हुआ है। लॉस ही 525 यूनिट का हुआ है, तो मैं उतना ही बेच सकता हूं जितना लॉस हुआ है। इसलिए मैंने प्रोसेस 2 में से जो बेचा वो सिर्फ 525 यूनिट्स बेचा, है ना, और दोनों प्रोसेसेस में जो अपनी अपनी उनकी रियलाइजेबल वैल्यू गिवन थी वो मैंने ले ली, तो उससे मेरा यहां पे अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये खूबसूरती है, ये सारी अकाउंटिंग की खूबसूरती है कि आपकी सारी चीजें मैच कर जाती है। हाँ, एक हाथ रुपए का कभी ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, वो एक अलग चीज है, बट वैसे सब कुछ टैली होगा। अगर आप कैलकुलेटर में एग्जैक्ट पॉइंट्स के फिगर लेके कैलकुलेट करते बैठोगे, तो आपका सारा एग्जैक्ट फिगर टू फिगर मैच करेगा। ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूं कि सारी चीजें मैच कर जाए। जैसे यहां पे हालांकि 1 रुपए का डिफरेंस थोड़ा सा आ गया था, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। क्लियर? चलो, अगर ये क्लियर हो गया, तो अब मैं फाइनली बना देता हूं अपना फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो एक हम बनाएंगे बेटा फिनिश स्टॉक अकाउंट, छोटा सा आपका, और इससे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का चैप्टर देख लेंगे कि आप कितना याद रख पा रहे हो, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। और सिमिलरली एक मैं आपको दिखाने के लिए कॉस्टिंग पीएनएल भी बनवा दूंगा, कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, चलो बना लें। यस सर, बना लेते हैं। तो फिनिश स्टॉक में आ जाओ। तो पहले हम यहां पे लेके आते हैं प्रोसेस 2 से। तो प्रोसेस 2 से हमारा ट्रांसफर हुआ, प्रोसेस 2 से। ठीक है, यूनिट्स भी लिख लो चाहे तो, यहां पे यूनिट्स भी लिख लो क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी रहेगी बिल्कुल 100%। तो कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए थे प्रोसेस 2 से बच्चे? प्रोसेस 2 से हुए थे 6525 यूनिट्स। अच्छा, कितने रुपए की कॉस्ट ली थी इसकी हमने? 913823। ठीक है जी, ओके। अब इसमें से सवाल ने क्या बोला कि 6000 यूनिट्स बेचे, तो जो यूनिट्स बेच देते हैं उसको हम फिनिश स्टॉक से कहां ट्रांसफर करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। याद है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में करते हैं ट्रांसफर। कितने यूनिट? 6000। और जो बच गए यूनिट्स उसको मैं एज क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दूंगा बाय बैलेंस ईडी। तो बेसिकली ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बन जाएगा। ठीक है, तो 6000 अगर बिक गए तो 525 यूनिट्स मतलब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में रह गए। पहले इतनी बात क्लियर हो गई सर? अच्छा, अब क्या आप इसकी कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली निकाल सकते हो? प्रोपोर्शनेटली मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया कि 6525 यूनिट्स की कॉस्ट इतनी है, तो 6000 यूनिट्स की कितनी होगी ये निकाल के यहां लिख सकते हैं। और सिमिलरली 525 यूनिट्स की कितनी होगी ये निकाल के यहां लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? सिंपल बचपन की अपनी यूनिटरी मैथ्स कर लें इतना काम।
ठीक है, तो यहां मैं कैसे ले लूं, या तो आप भाई अलग से पर यूनिट कॉस्ट निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो यहां पे प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो 913823 डिवाइडेड बाय 6525 इंटू 6000, और यहां पे 913823 डिवाइडेड बाय 6525 इंटू 525। चलिए कर लेते इसको। तो देखो राउंडिंग ऑफ ही करनी पड़ेगी। ये आ रहा है 840,297, 840,297 यहां पे आ रहा है, और इस पे आ रहा है 73526, 73526। ठीक है, टोटल चेक कर लेना, ये आ ही जाएगा ऑब्वियसली टोटल 913823। ठीक है, अच्छा अब जो मैंने सामान बेच के कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, तो अब कॉस्ट ऑफ सेल से आगे किधर ट्रांसफर हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल से फिगर जो भी आती है वो कहां ट्रांसफर हो जाती है हमारी कॉस्टिंग पीएनएल में। तो यहां लिख देता हूं मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। चाहे तो आप एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना के भी देख लेना, जैसा बना देते अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो हम बनाते थे, तो चाहे आप वहां पे उस तरह से बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बना नहीं रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट में स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहां पे क्रॉस ट्रांसफर कर रहा हूं 840,297, 840,297। अच्छा अब जो बिक गया उसको यहां लिख देते हैं बाय सेल्स। अब सेल्स वैल्यू क्या बोली थी उसने, सेल्स वैल्यू बोली थी 15% ऑन कॉस्ट। तो अगर हमने 8,40,297 का सामान बेचा है, तो इसकी ऊपर 15% ऑन कॉस्ट, मतलब 15% हमने इसके ऊपर कह सकते हो कि एक प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। चलिए, तो मैं शॉर्टकट मारने के लिए 840,297 को 115% से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना आ गया, सारी फिगर्स हमारी कमबख्त पॉइंट्स में आती रहती है, 966342, 966342 है ना। चलो अच्छा, इसके अलावा जल्दबाजी में भी क्लोज मत करना, हमने अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया था, दोनों की बैलेंस हमने कहां ट्रांसफर किए थे, कॉस्टिंग पीएनएल में। तो अब इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अबनॉर्मल लॉस है 6322 का, तो 2 अबनॉर्मल लॉस 6322 यहां पे बाय अबनॉर्मल गेन। तो अबनॉर्मल गेन कितना है 18459। ठीक है, तो बस उसको मैं यहां पे क्रॉस पोस्ट कर रहा हूं 18459। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम अपना फाइनली नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना आ गया। चलिए, तो 966342 प्लस 18459, तो टोटल आ रहा है अकाउंट का 984801। ठीक है, और जो बैलेंस बच गया उसको मैं बोल देता हूं नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट का क्या होगा, अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात तो हमें पता है ना, हमें कुछ करना नहीं उसका, यहां एवं ही आपको बस रिकॉल करवा रहा हूं हमने जो पढ़ा था। तो ये बच गया 138,182। हो सकता है किताब के आंसर नहीं, हमारा किताब का आंसर से मैच हो रहा है, सेल की फिगर थोड़ी 1 रुपए हमने कम ले रखी है, बट ओवरऑल आंसर शायद हमारा एकदम नेट प्रॉफिट का जो आंसर है वो मैच कर रहा है। हाँ, तो नेट प्रॉफिट का जो आंसर है बिल्कुल किताब से मैच भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, बिल्कुल बढ़िया वाला, बढ़िया आपकी रिवीजन हो गई, पूरे कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो गई अच्छे से, पूरा आपको एक फ्लो समझ आ गया कि हमारा कॉन्सेप्ट का एक फ्लो कैसे रहता है। ठीक है, चलो